तो दोस्तों शुरू करते हैं ये कोर्स। सबसे पहले मैं कोर्स की आउटलाइन बता देता हूँ कि कोर्स की आउटलाइन में कौन-कौन से मॉड्यूल होंगे और क्या-क्या हम कवर करेंगे इस कोर्स में। सबसे पहले इस कोर्स में मॉड्यूल नंबर 1 में होगी इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। छोटा सा ही होगा, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन होगी। मॉड्यूल नंबर 2 में होगा इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मॉड्यूल नंबर 3 में होगी टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मॉड्यूल नंबर 4 कवर करेंगे मार्केट रिसर्च एंड बायर्स पर्सोना। किसी भी प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले हमें मार्केट रिसर्च और बायर पर्सोना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अपने प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च नहीं की है और बायर्स पर्सोना नहीं बनाया, मीन्स कि मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदने वाला होगा, मेरा कस्टमर किस तरह का होगा, तो वो अगर हमने डिसाइड नहीं किया है तो डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस होना काफ़ी मुश्किल है। मॉड्यूल नंबर 5 में होगा बिल्डिंग ऑसम वेबसाइट्स, कि हम कैसे ब्यूटीफुल ऑसम वेबसाइट्स बना सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 6 में होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मॉड्यूल नंबर 7 में होगा सर्च इंजन मार्केटिंग। मॉड्यूल नंबर 8 में होगा ईमेल मार्केटिंग। मॉड्यूल नंबर 9 में होगा कॉपी राइटिंग। मॉड्यूल नंबर 10 में होगा एफिलिएट मार्केटिंग। मॉड्यूल नंबर 11 में होगा कंटेंट मार्केटिंग। मॉड्यूल नंबर 12 में होगा गूगल एल्गोरिदम। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको गूगल एल्गोरिदम को क्रैक करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि गूगल एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। मॉड्यूल नंबर 13 में होगा कीवर्ड रिसर्च। मॉड्यूल नंबर 14 में होगा गूगल एड्स। मॉड्यूल नंबर 15 में होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। मॉड्यूल नंबर 16 में होगा गूगल एनालिटिक्स। मॉड्यूल नंबर 17 में होगा गूगल एडसेंस। मॉड्यूल नंबर 18 में होगा सेल्स फनल। मॉड्यूल नंबर 19 में होगा कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। मॉड्यूल नंबर 20 में होगा डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। मॉड्यूल नंबर 21 में कवर करेंगे ऐप मार्केटिंग के बारे में, कि आप ऐप की मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, उसकी इंस्टॉल्स कैसे बढ़ा सकते हो। मॉड्यूल नंबर 22 में बात करेंगे हम HTML लैंग्वेज एंड CSS लैंग्वेज की। वो लैंग्वेजेस जो बेसिक हैं, जहाँ से कोडिंग शुरू होती है, तो हम कोडिंग थोड़ा सा सीखेंगे कि कैसे कोडिंग करके आप अच्छे पेजेस बना सकते हो, कैसे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। मॉड्यूल नंबर 23 में हम पढ़ेंगे वेबसाइट के पेज स्पीड के बारे में, कि पेज स्पीड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मॉड्यूल नंबर 24 में अट्रैक्टिव ग्राफिक्स आप कैसे बना सकते हो। मॉड्यूल नंबर 25 में हम बात करेंगे कोर्स सर्टिफिकेशन के बारे में और गूगल सर्टिफिकेशन के बारे में, और वहां पे हम इस कोर्स को खत्म करेंगे और फीडबैक लेंगे आपसे। तो शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग है क्या? डिजिटल मार्केटिंग समझने के लिए उससे पहले आपको मार्केटिंग के बारे में समझना पड़ेगा। जब कोई कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है अपने प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उसको मार्केटिंग कहा जाता है। ये मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग उस कंपनी को पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचने में हेल्प करती है। पोटेंशियल कस्टमर इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी वो कस्टमर हुआ नहीं है, उसे अभी वो लगता है कि वो बाय कर सकता है, बट अभी कस्टमर हुआ नहीं है, तो उसको पोटेंशियल कस्टमर कहते हैं, पोटेंशियल बायर भी कहते हैं। तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? तो जब कोई कंपनी अपनी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग करने के लिए डिजिटल चैनल का यूज करती है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। अब डिजिटल टेक्नोलॉजीज क्या क्या हो सकती हैं? वो गूगल सर्च हो सकती है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब। तो कोई भी डिजिटल चैनल जहां पे कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, तो उस चैनल के थ्रू की गई मार्केटिंग को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, जहां पे प्योरली डिजिटल चैनल का यूज किया जाता है। मॉड्यूल नंबर 2 में इंपॉर्टेंस क्या है डिजिटल मार्केटिंग की। यहाँ पे मैंने ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग दो सिनेरियो दिखाए हैं, कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को कैसे डिफरेंशिएट करता है और बेनिफिट्स क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग के। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। डिजिटल मार्केटिंग में ईजी रहता है टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना। अगर हम उन टूल्स को सही से यूज करें तो हम अपने पोटेंशियल कस्टमर तक इजीली पहुंच सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो कैंपेन्स होते हैं वो काफ़ी अनमैनेज्ड होते हैं, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट होती है वो एक बार फिक्स कॉस्ट होती है, और उसकी मेजरमेंट हम नहीं कर सकते कि मैंने उस पर्टिकुलर कैंपेन मतलब हम जो भी एडवर्टाइजिंग का चलाते हैं, तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन में क्या होता है, मैंने पैसा तो लगाया लेकिन अब मैं मेजर नहीं कर पा रहा कि ये उस पर्टिकुलर मार्केटिंग से आया है या किसी और के थ्रू ये कस्टमर मेरे पास आया है। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ पे इजी एंड ऑप्टिमाइज्ड कैंपेन होते हैं, मैनेज करना इजी होता है। मैं एक एक चीज ट्रैक कर सकता हूँ कि ये कस्टमर मेरे पास फेसबुक से आया है, ये कस्टमर गूगल से आया है, ये कस्टमर मेरे पास ट्विटर से आया है, या ये कस्टमर यूट्यूब से आया है, या ये कस्टमर किसी रेफरेंस से आया है। मैंने कोई कैंपेन चलाया था जहाँ पे मैंने कूपन्स दिए थे, कूपन फ्री में बांटे थे, क्या ये वहाँ कूपन से आया है। तो इसमें हर एक चीज ट्रैक की जा सकती है, मैनेज किया जा सकता है, ऑप्टिमाइज किया जा सकता है।
ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक्सपेंसिव होती है, जहां पे मेरी वन टाइम फिक्स कॉस्ट होती है, फिर मेरी रेगुलर कॉस्ट होती है। डिजिटल मार्केटिंग में मेरी फिजिकल कॉस्ट खत्म हो जाती है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मुझे जैसे ब्रोशर प्रिंट करना है और वो प्रिंट की कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। मान लो मुझे होर्डिंग लगानी है, अब होर्डिंग का जो क्रिएटिव होगा वो उसकी सबकी फिजिकल कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी मेरे पास। डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी फिजिकल कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि फिजिकल कोई कुछ भी फिजिकल जैसा होता ही नहीं है, सब कुछ डिजिटल ही होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लिमिटेड रीच रहती है, जैसे मान लो मैंने कहीं रोड के किनारे कोई होर्डिंग लगा दी है या मैंने किसी शॉप पे अपना ऐड लगा दिया है, तो जो उस शॉप पे आएगा वही मेरी ऐड देखेगा, या उस रोड से जो जाएगा जहां पे मैंने होर्डिंग लगाई थी, बोर्ड लगाया था, वही मेरी ऐड देखेगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, मैं मोबाइल से कस्टमर की जेब में पहुंच गया हूँ, कस्टमर के हाथ में पहुंच गया हूँ। तो अगर कस्टमर का उस पर्टिकुलर मेरे प्रोडक्ट में, यानी कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट में कस्टमर का इंटरेस्ट है, तो उसको वो ऐड दिखेगी। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो उसको वो ऐड नहीं दिखेगी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग नॉन वर्सेटाइल होती है, यहाँ पे बड़ी रिजिड होती है, हम इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकते। डिजिटल मार्केटिंग हाईली वर्सेटाइल होती है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, बहुत ही ज्यादा चेंजेस किए जा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको यूज किया जा सकता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कम्युनिकेशन होता है वो स्लो होता है, काफी स्लो कम्युनिकेशन जाता है। डिजिटल मार्केटिंग में कम्युनिकेशन काफी फास्ट होता है, मुझे काफी जल्दी रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, और मैं वहां पे, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं ऑप्टिमाइज भी कर पाता हूं वहां पे। तो मॉड्यूल नंबर 3 में हम बात करते हैं टाइप्स और कैटेगरीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स क्या हैं, कैटेगरीज क्या हैं। सबसे मेन कैटेगरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, नंबर 2 पे सर्च इंजन मार्केटिंग, नंबर 3 पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, नंबर 4 पे कंटेंट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग, नंबर 5 पे कॉपी राइटिंग, नंबर 6 पे एफिलिएट मार्केटिंग, नंबर 7 पे गूगल एनालिटिक्स या वेब एनालिटिक्स। उस मॉड्यूल के बाद ये वाला जो बेसिक पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप देख रहे हो, ये 6 से 7 चीजें जो मैंने आपके होम पेज पे आपको भी दिखाई दे रही हैं, उसमें ये 7 के 7 काफी हेल्पफुल हैं, और ये बेसिक्स हैं उसके। इनके बिना हम डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने बोला मार्केट रिसर्च का क्या बेनिफिट है वो मैं आपको अगली मॉड्यूल में बताऊंगा, कि मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, बायर्स पर्सोना कैसे बनाना है। यहाँ पे मैं सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ आपको। मार्केट रिसर्च किए बिना मुझे ये नहीं पता चल सकता कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन होगी। मेरा प्रोडक्ट है, अगर उसको कोई कंपटीटर है तो वो कौन है, कंपटीटर का प्राइस क्या है, ये प्रोडक्ट कौन सी सेगमेंट में चलेगा, किस एज ग्रुप में चलेगा, किस मेल में चलेगा, फीमेल में चलेगा, तो ये मुझे मार्केट रिसर्च से पता चलेगा। बायर्स पर्सोना वो होता है जहां पे, ये सिर्फ एक थ्योरी है, यहां पे ये डिसाइड किया जाता है कि मेरा कस्टमर कौन होगा। मतलब जैसे कि वो मेल होगा, फीमेल होगा, वो किस एज ग्रुप का होगा, वो मैरिड होगा, अनमैरिड होगा। तो ये बायर्स पर्सोना से हम क्रिएट करते हैं एक फिक्शनल पर्सन, कि वो मेरा बायर वो होगा, वो किस तरह का, कहाँ का रहने वाला होगा, उसकी इनकम ग्रुप क्या होगी। तो ये सब चीजें बायर्स पर्सोना हम क्रिएट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। इसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो है, और बायर्स पर्सोना के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नंबर 3, कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कीवर्ड रिसर्च में क्या होता है, जो भी हम गूगल में टाइप करते हैं, तो गूगल में आप गूगल खोलो और गूगल में कुछ भी टाइप करो, तो जो भी हम टाइप करते हैं वो कीवर्ड होता है। जैसे मान लो मैंने गूगल में टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर मैंने गूगल में टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये कीवर्ड है पूरा, इसको कीवर्ड फेरेस भी बोल सकते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि गूगल में जाके मैं कीवर्ड प्लानर में जाके ये प्लान कर सकता हूं कि सबसे ज्यादा किस तरह का कीवर्ड रिसर्च किया जा रहा है मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड। मेरा प्रोडक्ट है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे मैंने रिसर्च की है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे कितनी सर्चेस गूगल में आती हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे 1.2 मिलियन सर्चेस पर मंथ आती हैं, यानी कि 12 लाख सर्चेस पर मंथ आती हैं। तो ये रिसर्च करनी आपको बहुत जरूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको लोग गूगल पे सर्च करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं अमेजोन पे जाता हूं, मैं अमेजोन पे जाके मुझे मोबाइल फोन लेना है, और वो मोबाइल फोन लेट से वो सोनी ब्रांड है या वो वीवो ब्रांड है, तो मैं अब जाके अमेजोन में टाइप करूंगा वीवो मोबाइल फोन्स, या पर्टिकुलर मॉडल नंबर मुझे पता होगा तो मैं मॉडल नंबर टाइप करूंगा, तो वो एक कीवर्ड हो गया। तो उस कीवर्ड पे रिसर्च करनी काफी जरूरी है। नंबर 4 में बेसिक वेबसाइट वर्किंग, कि बेसिक वेबसाइट की वर्किंग क्या है। ये
कोडिंग से सेपरेट पार्ट है कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, सर्वर क्या होते हैं, लोकल सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, सीडीएन क्या है, सीडीएन भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एफटीपी क्या है, एफटीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेबसाइट की सिक्योरिटी क्या है, वेबसाइट की स्पीड के क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों फास्ट स्पीड वेबसाइट की होनी चाहिए। क्या आप कभी ऐसा चाहोगे कि आप किसी वेबसाइट पे जाओ और उसका पेज ही ना खुले? अगर वो नहीं खुलेगी तो आप क्या करोगे, बैक पे क्लिक करोगे और वो वेबसाइट बंद कर दोगे, कुछ और खोलोगे। तो वेबसाइट स्पीड का भी काफी इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। नंबर 5, सेल्स फनल एंड कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। अब सेल्स फनल हमें क्यों चाहिए? कोई भी जब भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो चाहे हम ऑफलाइन सेल करें या हम ऑनलाइन सेल करें, वो सेल्स फनल के थ्रू ही होता है। तो सेल्स फनल का मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा। और कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन क्या है? कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन वो है कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूं और उसके बदले मुझे कितनी रिटर्न आ रही है। तो इसको मैंने ऑप्टिमाइज कैसे करना है, यानी मैंने खर्चा कम करते जाना है और मैंने सेल्स बढ़ानी है, यानी कि मैंने उसको ऑप्टिमाइज कर लिया। स्टार्टिंग में क्या होगा, मैं पैसा ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, मुझे सेल कम आ रही होगी, तो उसी को हम धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे हमारा एडवर्टाइजिंग वेस्ट हो रहा है। तो एडवर्टाइजिंग को वेस्ट खत्म करके हम कन्वर्जन रेट पे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ताकि पैसा कम खर्च हो और रिटर्न्स ज्यादा मिले, यानी सेल्स ज्यादा मिले। नंबर 6 पे वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करेंगे। कौन सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्री में यूज कर सकते हो, कौन से पेड हैं, कौन से मार्केट लीडर हैं, ग्राफिकल पोस्ट डिजाइनिंग आप कैसे कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको बेसिक सिखा दूंगा उसके। नंबर 7 में बेसिक्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन। जैसे मैंने वो कहा है कि बिना कंटेंट के कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती, सब कुछ बेस्ड कंटेंट पे ही होता है। हम टीवी पे भी कोई ऐड देखते हैं, सबसे ज्यादा याद हमें कौन सी ऐड रहती है जिसमें कुछ अलग यूज किया होता है, स्टोरी लाइन ऐसी होती है, उसमें सलमान खान होता है, शाहरुख खान होता है, आमिर खान होता है, कोई भी बड़ा स्टार हो सकता है, कोई भी बड़ा क्रिकेटर हो सकता है, लेकिन वो याद हमें इसलिए रहता है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी स्टोरी लाइन यूज की होती है जो अलग होती है, तो वो कंटेंट होता है, उस कंटेंट की ही वैल्यू है। हम जैसे एक एड टीवी में काफी चल, मैन विल बी मैन, मैन विल बी मैन क्या है, एक एड है, लेकिन एड में जो स्टोरी लाइन यूज करते हैं, जो क्रिएटिव यूज करते हैं, वो उसका मेन स्ट्रेंथ है। ये नहीं है कि वो एड किसने बनाई है, आप किसी भी मैन से पूछ लो कि मैन विल बी मैन एड याद है तो उसको जरूर याद होगी। तो इसी में कंटेंट में ही पावर है, आप कौन सा चैनल यूज कर रहे हो वो बाद की बात है, सबसे पहले कंटेंट इज गॉड। तो विदाउट कंटेंट देयर इज नो डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे मैंने सेल्स फनल की बात करी थी, सेल्स फनल क्यों जरूरी है? हर कस्टमर का एक साइकिल होता है, और चाहे वो ऑफलाइन सेल करो या आप ऑनलाइन सेल करो, चाहे आप शॉप पे सेल करो या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू सेल करो, कस्टमर का साइकिल यही रहेगा। सबसे पहले क्या होती है, अवेयरनेस स्टेज होती है, जहां पे कस्टमर को ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अवेयर कराया जाता है, एड के थ्रू, क्रिएटिव के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, वट वहां पे जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं, सबसे पहले कस्टमर को अवेयरनेस कराया जाता है कि ये ब्रांड है, ये ब्रांड का ये सर्विस है या ये प्रोडक्ट है और ये करते हैं। तो सबसे पहले अवेयरनेस स्टेज होती है। जब मैं शॉप पे भी कुछ प्रोडक्ट खरीदने जाता हूं, वहां पे या तो मैंने उसकी कहीं पे ऐड देखी होती है या वो शॉप वाला मुझे बोलते हैं कि ये नया प्रोडक्ट आया, आप यूज करके देखो, तो ये अवेयरनेस स्टेज होती है। दूसरे नंबर पे आती है कंसीडरेशन स्टेज। कंसीडरेशन स्टेज में क्या होता है, मैंने ऐड देखी, आपके कस्टमर ने ऐड देखी, ऐड देखने के बाद अब कस्टमर ने इंटरेस्ट दिखाया कि वो प्रोडक्ट या सर्विस उसके मतलब की है। जैसे मैं कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहा हूं, तो मैंने उसको 7 डेज का, 15 डेज का ट्रायल दे दिया कि 15 डेज तक आप यूज करो और उसको ट्राई करके देखो एज ए डेमो, और आप मुझे बताओ कि क्या फीडबैक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे उसको बाय करो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो मनी बैक गारंटी आप दे सकते हो, कंसीडरेशन स्टेज में मनी बैक गारंटी और रिस्क फ्री कर दिया जाता है यहाँ कस्टमर को कॉन्फिडेंस में लेके। जैसे अमेजॉन करता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट करता है, वहां पे क्या है, आप प्रोडक्ट बाय करो, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, वो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा, आपको पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर की कंसीडरेशन जब हुई, अब कस्टमर को मैंने रिस्क फ्री कर दिया। कस्टमर का जो डर था कि प्रोडक्ट कैसा होगा, अच्छा नहीं निकला, मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कस्टमर को मैंने डेमो या ट्रायल देके उसको रिस्क फ्री कर दिया, कस्टमर को टेंशन फ्री कर दिया कि अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो मैं वापस भी कर सकता हूँ। परचेज स्टेज में कस्टमर जब डिसाइड कर लेता है प्रोडक्ट बाय करने के लिए या सर्विस बाय करने के लिए, यहाँ पे कस्टमर को असिस्टेंस चाहिए होती है। अगर वो शॉप में है या लोकल ऑफलाइन शॉप में है, तो कस्टमर को क्या, वहां के वो सेल्स पर्सन उसको बताएगा कि इसके क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वेबसाइट में हम क्या करते हैं, वेबसाइट में उसका
डायमेंशंस दे दिए, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी। वेबसाइट पे पूरी डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट की और उसकी पूरी असिस्टेंस होती है कि मैंने प्रोडक्ट के बारे में। और अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेसेस पे क्या होता है, वहाँ पे रिव्यूज़ होते हैं। प्रोडक्ट को यूज़ किया, 5000 लोगों ने यूज़ किया, 5000 लोगों ने रिव्यूज़ दिए, 10,000 लोगों ने रिव्यू दिए हैं। उसके कितने स्टार हैं, उसकी एवरेज रेटिंग क्या आ रही है, 4 आ रही है, 3 आ रही है या 5 आ रही है। वहाँ पे कस्टमर को एक हेल्प मिल जाती है। जब मैं अपनी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपको वेबसाइट का जो सेल्स फनल है, वो इतनी स्मूथ बनानी होती है कि कस्टमर को ढूँढना ना पड़े कि उसको कैसे बाय करना है और कैसे पेमेंट करनी है, कहाँ पे एड्रेस डालना है। तो वो प्रोसेस काफ़ी स्मूथ होनी चाहिए। जितनी आपकी प्रोसेस स्मूथ होगी, उतने आपके कस्टमर कन्वर्जन रेट ज्यादा बढ़ेगा। 4 नंबर पे पोस्ट परचेज स्टेज। अब ये पोस्ट परचेज स्टेज आ जाती है जहां पे कस्टमर बाय करने के बाद तो उसको प्रोडक्ट यूज करना नहीं आ रहा। कुछ टाइम पहले क्या होता था, जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदते थे, उनका रिप्रेजेंटेटिव जो डेमो देने घर पे आया करता था, वो फ्री में डेमो देके जाता था, इंस्टॉल करके जाता था कि आपका प्रोडक्ट ये ऐसे यूज होगा, इसके ये फंक्शंस हैं। तो पोस्ट परचेज स्टेज में क्या है, मैंने कस्टमर सर्विस, अगर कस्टमर का प्रोडक्ट खराब होता है, वारंटी कैसे लेगा, कस्टमर रिप्लेस कैसे कराएगा, रिपेयर कैसे कराएगा। अगर उसका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो रेगुलर मेंटेनेंस मांगता है, तो मैं उसको मेंटेनेंस पैकेज दे सकता हूँ, लाइक एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो पोस्ट परचेज स्टेज में ये सब चीजें आ जाती है, जहां पे कस्टमर को, अगर मेरी पोस्ट परचेज सर्विस अच्छी है, तो हो सकता है कि कस्टमर मेरे से और दूसरे प्रोडक्ट भी बाय कर ले। अगर मेरी कस्टमर सर्विस खराब होगी, तो मेरा कस्टमर भी खराब होगा। तो हम कस्टमर सेल्स फनल के बारे में बात कर रहे थे। सेल्स फनल यही है, यही कस्टमर साइकिल होता है। सबसे पहले अवेयरनेस स्टेज होती है, सबसे पहले अवेयरनेस स्टेज होती है, फिर कंसिडरेशन स्टेज होती है, फिर परचेज स्टेज होती है, फिर पोस्ट स्टेज होती है। इन चारों स्टेजेस में अलग अलग तरह की डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। अवेयरनेस स्टेज पे अलग तरह के टूल्स यूज होंगे, अलग तरह की डिजिटल मार्केटिंग यूज होगी। कंसिडरेशन स्टेज पे अलग तरह की स्ट्रेटेजी यूज होगी, अलग तरह के टूल्स यूज होंगे। नंबर 3 पे परचेज स्टेज पे एक अलग तरह का यूज होगा, और पोस्ट परचेज के बाद एक अलग चीज होगी उसमें। मॉड्यूल नंबर 3.3 में यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है कि आपको, जैसे आपने डिफाइन कर ली टारगेट ऑडियंस, हम उसको करेंगे, पूरा प्रोसेस में करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, कि मार्केट रिसर्च कैसे करनी है, टारगेट ऑडियंस कैसे फाइंड करनी है, अपना बायर्स पर्सोना कैसे क्रिएट करना है। तो मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर ली। उस टारगेट ऑडियंस को मैंने गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और कोई और भी सोशल मीडिया चैनल हो सकता है, वहां पे मैंने उसको ऐड या अपना कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट या इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो सकता है, जिसमें इंफॉर्मेशन हो सकती है किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी सर्विस के बारे में, वो कंटेंट और ऐड दिखा के मैंने उस ऑडियंस को अपनी वेबसाइट या अपने स्टोर पे, लोकल स्टोर पे रीडायरेक्ट किया, या वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करके अपने प्रोडक्ट को सेल किया। अब प्रोडक्ट की सेल होने के बाद आपने उसको मेजर किया और ऑप्टिमाइज किया कि आपने कितना पैसा खर्च किया था और कितनी सेल्स आई, कहां पे एडवर्टाइजिंग वेस्ट हो रहा है, उसको ऑप्टिमाइज किया, मेजर किया, और फिर वापस से उसको उसी साइकिल में चलाया। तो ये साइकिल ऐसे ही चलेगा। डिजिटल मार्केटिंग ऐसे ही वर्क करती है। सबसे पहले मैं अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करता हूं कि मेरी टारगेट ऑडियंस होगी कौन। वो हम किससे करेंगे, कीवर्ड रिसर्च, मार्केट रिसर्च, बायर्स पर्सोना, इन सब से हम अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करेंगे। फिर उस टारगेट ऑडियंस को हम इन सब जो भी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे कंटेंट और एड दिखा के अट्रैक्ट करेंगे। फिर हम सेल्स करेंगे, और वो जो सेल्स हुई है, सेल्स वर्सेस यानी सीआरओ, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, तो मेजर करेंगे और ऑप्टिमाइज करेंगे, और अपनी सेल्स कॉस्ट, जो मेरी पैसा जो एड पे खर्च हो रहा है, उसको कम करेंगे और सेल्स को ज्यादा बढ़ाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसे वर्क करती है। तो ये वाली वीडियो में मैंने 3 मॉड्यूल कवर किए हैं, और ये बेसिक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। यहीं से आप इन्हीं प्रोसेस को यूज करते हुए, आप चाहे किसी छोटी कंपनी के साथ काम करो या आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करो, तो आपको यही प्रोसेस में काम करना पड़ेगा, अगर आपको लॉन्ग टर्म और एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है।